हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप लर्निंग पर। तो देखो फ्रेंड्स, कक्षा 6 चल रही थी जिसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, 1 और 2, और थर्ड चैप्टर में भी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये जाना था कि जैसे कि चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, तो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। जस्ट एक सेकेंड। हमने ये जाना कि जो हमारा जो वस्त्र है, वस्त्र किससे मिलकर बना होता है? तागों से। 2 तागे मिलकर इस शेप में, इस तरह से जब हम 2 तागों को मिलाएंगे तो वस्त्र बनता है। तागा हमारा बनता है तंतुओं से, जो कि हमें प्राप्त होता है। और तंतु मिलकर बने होते हैं लड़ियों से, जो बारीक लड़ियाँ होती हैं वो। अब ये लड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमने जाना था कि या तो हमें कृत्रिम रूप से प्राप्त होती है या फिर प्राकृतिक रूप से। और प्राकृतिक रूप से भी कैसे प्राप्त होती है? या तो पादप से या जंतु से। और कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों से। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जो हमारा वस्त्र है, ध्यान से देखिए, हमारा जो वस्त्र है वो तागों से मिलकर बनता है। वस्त्र किससे बनता है? तागों से। और तागा किससे बनता है? तंतुओं से। और तंतु किससे प्राप्त होते हैं? बारीक बारीक पतली पतली लड़ियों से। और ये जो बारीक पतली जो ये लड़ियाँ हैं, ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें प्राप्त होती है या तो पादपों से या जंतुओं से या फिर रासायनिक पदार्थों से। तो हमने जो प्राकृतिक जो तंतुओं का जो बारीक बारीक लड़ियाँ हैं वो हमने पादपों से प्राप्त हुई थी। उनमें से कौन कौन सी है? वो है रुई, एक सेकेंड, रुई, ये है पादप उत्पाद। ये क्या है? पादप। रुई और जूट, जिसे क्या बोलते हैं? जूट को हम बोलते हैं पटसन। क्या बोलते हैं? पटसन। तो रुई के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जूट को पढ़ेंगे और कुछ प्रकार देखेंगे कि हम कैसे वस्त्र को बनाएंगे, क्योंकि हमने वस्त्र से तंतुओं तक तो पहुंच गए, लेकिन अब तंतु से हम वस्त्र को कैसे प्राप्त करेंगे वो आगे देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये किस प्रकार कपड़े से तंतु को खींच रहा है, कपड़े से तंतु को निकाल रहा है। फिर इन्होंने बताया कि तंतु किस प्रकार की लड़ियों से मिलकर बना होता है। चित्र 3.5 में देखो ये सब। और रुई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रुई है जो कि रुई के लिए मृदा काली होनी चाहिए, जलवायु उष्ण होनी चाहिए। और रुई वहाँ उगती है जहाँ की मिट्टी काली होती है। और रुई के जो बिलौने, जो बीज होते हैं वो नींबू की शेप में होते हैं। और इन बीजों को, जैसे हमारा जो रुई प्राप्त होती है, तो बीजों से रुई को अलग करना कपास ओटना कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करें। देखो फ्रेंड्स, जो पटसन है इसी को ही आप जूट बोलते हैं। ये 3.5 में ये जो चित्र है ये दिख रहा है, ये जूट का चित्र है। और अब पढ़ेंगे कि पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। इस चैप्टर की हर एक लाइन में क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से पढ़िए। इन्होंने पहली लाइन में लिख दिया कि पटसन जो तंतु है, क्योंकि हम तंतु को पता कर रहे हैं कि तंतु में कैसे प्राप्त होता है। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो कई बार आपको ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये तंतु से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, या पुष्प से प्राप्त होता है, या पत्तियों से प्राप्त होता है। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को नोट करते चलिए कि जो जूट है वो किससे प्राप्त होता है? तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में इसकी खेती कौन से मौसम में होते हैं? वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में ये पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, जैसे कि ये उत्तर पूर्व भारत में उगाया जाता है सामान्यतः। और पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कि पटसन जो पादप है वो पुष्प, जब आप उसमें फूल आने लगते हैं तभी उसको तने से ही अलग कर लिया जाता है, मतलब तने सहित ही इसको काट लिया जाता है, क्योंकि हमें जूट है वो तने से प्राप्त होता है।
लेकिन जब पेड़ में पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं तो नीचे से तने सहित ही उसको काट लिया जाता है। और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। इनके जो तना, जो हम पेड़ जो काटते हैं, पौधा है, उसको पानी में डुबो के रखते हैं। ऐसा करने पर तने तो गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, क्योंकि जो तने का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो पानी में डूबा रहने से गल जाता है, और जो तंतु हैं, जो बारीक बारीक पतले तंतु हैं, वो रह जाते हैं और उन्हें हम हाथों से निकाल लेते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि पटसन तंतु तने से प्राप्त हो जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। यह पश्चिम बंगाल और बिहार और असम में उगाया जाता है। पुष्पन अवस्था में इसको काट लिया जाता है। कुछ दिनों तक तने को जल में डुबो के रखते हैं। जब तना गलने लगता है तो हमें तंतु प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखिए, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि वस्त्र तागों से मिलकर बनता है, तागे तंतुओं से मिलते हैं, और तंतु हमें या तो पादप उत्पाद से या जंतुओं से या फिर रासायनिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो हम तंतु प्राप्त कर रहे हैं इनको तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। आगे देखिए, अब ये रुई से तागा बना रहा है। ये आपका डायग्राम है। ये क्या बना रहा है? ये रुई है। ये रुई इतनी मोटी नहीं आती, तंतु प्राप्त होता है। इन तंतुओं को मिला के इन्होंने तागा बनाया, तो रुई से तागा बना रहा है। आगे देखिए, सूती तागे की कताई। अब ये कताई क्या होता है ये हम जानेंगे। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस होती है तागा बनाने की, वो उसको कताई बोलते हैं। तंतुओं से जो तागा बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, उसे कताई बोलते हैं। आगे देखिए, एक हाथ में रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे को और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेसों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9। क्या आप तागा बना सकते हैं? जैसे कि ऊपर के चित्र में मैंने बताया था, एक व्यक्ति है, उसके दोनों हाथों में रुई है। तो एक हाथ से तो उसने रुई को पकड़ा है और दूसरे हाथ से उसमें धीरे धीरे उसको बाहर की ओर खींचता भी जा रहा है और उसमें लगातार ऐंठन मतलब उसको घुमाता जा रहा है ताकि उसमें बल पड़े। तो इस प्रकार वो एक तागे का रूप बनता जा रहा है। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, या तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कताई किसे कहते हैं, निम्न में से कताई किसे कहते हैं, या सत्य असत्य में पूछ लिया जाता है, या फिर रेगिस्तान की पूर्ति में पूछ लिया जाता है, या फिर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, कताई कहते हैं, बुनाई कहते हैं, बिनिंग कहते हैं, निटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अभी से ध्यान रखिए कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कताई। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि रेशों से जो तागा बनाने की प्रक्रिया है उसे कताई कहते हैं। अब आगे देखिए, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। जैसे कि हमने जो बिलौना था कपास का, जो कपास हमने जो रुई उसमें से निकली थी, तो उसको क्या करते हैं, पतला पतला खींचते हैं और ऐंठते रहते हैं। ऐंठन का मतलब होता है उसके धीरे धीरे उसको सरकाते हुए जाते हैं और खींचते जाते हैं और उसमें ऐंठन मतलब उसमें बल देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो रेशे हैं वो पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। और आगे देखिए, कताई के लिए एक सरल युक्ति है जिसे हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। मतलब पहले के जो लोग होते हैं हाथों से ही किया करते थे सारा काम, आजकल तो मशीनें आ गई। ये जो हस्त तकुआ है तो ये एक आपका इंस्ट्रूमेंट है कताई करने का, तो इसे क्या बोलेंगे? हस्त तकुआ, जिसे तकलीबी कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी याद आ जाते हैं चरखा को देखते हुए ही। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखो फ्रेंड्स, आप भी जानते होंगे कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने खादी जो वस्त्र है उनको बढ़ावा दिया। अपने जो देसी
वस्त्र है उनको बढ़ावा दिया, जो विदेशी थे उनका बहिष्कार किया। तो उन्होंने जो चरखा, जो एक यंत्र है वस्त्र बनाने का, खादी वस्त्र बनाने का, तो उसका जो प्रचालन है पूरे देश में, और आज तो उनके जो चरखे से प्रसिद्ध चरखा है उससे जो प्रचलित जो कपड़े हैं पूरे विश्व में बिकते हैं। तो महात्मा गांधी की देन है इन सब के पीछे। तो उन्होंने हाथों से, एक मिनट, उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहने और ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने का प्रोत्साहन दिया था। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था देश को आज़ाद कराने का अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम महात्मा गांधी ने चरखा का उपयोग किया और उससे अपने स्वदेशी वस्त्रों को बनाया। तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कताई बोलते हैं, जिसके लिए जो हाथ से प्रचालित जो यंत्र है जिनका नाम एक तो हस्त तकुआ जिसे तकली भी कहते हैं और दूसरा है चरखा। अब इधर डायग्राम भी है चरखे का, आप चरखा देख लीजिए। ये एक जो व्यक्ति है, महिला है, जो कि चरखा है उससे वस्त्र नहीं बना रही, इसे कताई कर रही है, मतलब तंतुओं से तागा बना रही है। ये देखो पतला एक तागा इसके हाथों में निकल रहा है, तो ये तागा बनता जा रहा है। और यहाँ पे ये आपके रुई वगैरह जो भी है खाद्य उद्योग उनसे तागा बना रही है, तागा बनाने की यंत्र है ये। तो वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। आजकल तो मशीनें आ गई और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो थोड़े ये प्रोसेस आप अपने दिमाग में रखिए कि तागों से वस्त्र बनते हैं, क्योंकि कई बार ये क्रम पूछ लेते हैं कि तागों से वस्त्र बनते हैं या तंतुओं से वस्त्र बनते हैं। तो तंतुओं से तागा, तागा से वस्त्र। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हमने तागा बनाना सीख लिया, अब हम बना रहे हैं तागे से वस्त्र। अब हम क्या बना रहे हैं? तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट है बुनाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने 2 सेट ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। इनको बीच में से आपने कट कर लिया यहाँ से बराबर लेवल में, और जैसे कि आपका एक पूरा ये सेट है, अब ये पतली जो लड़ियाँ हैं इनको इस टाइप में बुनते जाते हैं कि ये लड़ियाँ सेट हो गई, ये वाली, और ये वाली आएंगी ना, ये इसके बीच में इस तरह से आएंगी। तो कभी आपने खाट देखी है तो उसमें जैसे बुनाई होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो शेप जो खाट बुनते हैं वही शेप आती है कपड़े बनाने के लिए। एक बार पढ़ लेंगे हम। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। हम जान चुके हैं कि जो 2 तागों के जो सेट लेंगे उससे वस्त्र बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई, जिसको इंग्लिश में वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक तागा ये लो और एक तागा ये लो, 2 तागे ले लिए। इन दोनों तागों को इस तरह सेट कीजिए कि इस तरह का डायग्राम बन जाए। समझ में आया? दोनों एक दूसरे में टच में होते हुए और एक बुनाई से चलते जिससे हमें वस्त्र प्राप्त होता है। एक क्रियाकलाप 5 है, उसको देखिए। विभिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए, जैसे कि एक रेड ले लीजिए, एक ग्रीन ले लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में बनते हैं। लंबाई और चौड़ाई इक्वल फॉर्म में चलते हैं उनके। अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए। एक चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखा खींचे और दूसरी शीट 3.12 बी, अभी डायग्राम पीछे है, एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं दिखाए अनुसार रेखा खींचे, दोनों शीटों को खींचे हुई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए और एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों पर सेट कीजिए। वही है, एक शीट आपने ये ली, दूसरी शीट ये ली, फिर उनको हम काटेंगे। 30 सेंटीमीटर की ये और 30 सेंटीमीटर की ये, दोनों को बीच में से काटेंगे और इन दोनों को इस तरह से सेट करेंगे कि हमें इस प्रकार की एक शीट प्राप्त हो। आगे देखिए, देखो ये जो डायग्राम है इसमें इन्होंने यही बताया है कि आपने 2 शीट ले ली, एक तो रेड की और एक ग्रीन की, फिर इनकी पतली पतली या जैसे मोड़ लिया ना, तो इस टाइप में हमें इन्हें काटते चलेंगे इस तरह से। ये देखो एक रेड कलर की ये घुसा रहा है, ये जो ग्रीन कलर की बनाई है इन्होंने, तो इसको पूरी तरह से आउट नहीं किया,
बस बीच में से इस तरह से लाइन कट की है, और जो इनके जो गैपिंग है उसमें से ये जो रेड है इसको 1 बाय 1 घुसाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि एक तरफ ऊपर से लेंगे, फिर नीचे से, फिर ऊपर और नीचे से, जैसे खाट की बुनाई होती है ना, सेम वही है। तो ये हमें जो शीट प्राप्त हो गई, ये हमारा वस्त्र बन गया। हालांकि ये जो शीटें हैं वो मोटी हैं, हमारा जो तागा है वो बहुत ही पतला होता है। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ये बुनाई का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। जैसे कि महिला हैं, ये बुनाई का काम कर रही है। ये चित्र पॉइंट 3.12 बी और सी में हम देख चुके हैं कि इन्होंने किस तरह से वस्त्र बनाया है। आगे देखिए, इसी ढंग से तागों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। समझ में आया कि तागों के 2 सेट ले लिए आपने, उन दोनों सेटों से ही वस्त्र बनता है। ये मत ध्यान रखना कि जो बुनाई होगा, बुनाई का कार्य हमेशा 2 तागों से होता है। समझ में आया? यदि बुनाई आ जाए तो 2 तागे आपके दिमाग में आने चाहिए। तो तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। अब इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे? करघा, करघा, हथकरघा, हाथों से आ रहा है तो हथकरघा। तो देखो फ्रेंड्स, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि कताई करने के लिए आपने तकली का प्रयोग किया था, और अब बुनाई कर रहे हैं तो करघों का प्रयोग हो रहा है। तो ये आपस में संबंध है, इनको याद रखिए। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या फिर विद्युत प्रचालित, हाथों से या बिजली से चलने वाले होते हैं। आगे देखिए, एक विशेष प्रकार की बुनाई। तो बुनाई 2 तागों से कर सकते हैं और एक धागे से भी हो सकते हैं, लेकिन उसको एक अलग से नाम दिया है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इधर बुनाई थी तो 2 तागों से होती है, और ये एक तागे से होने वाली बुनाई का नाम भी अलग है। क्या आपने क्या आपने एक ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई को नीटिंग, क्या बोलते हैं? नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है, और मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार बुनाई हाथों से और मशीनों द्वारा भी की जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में हम जो स्वेटर वगैरह जर्सी पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, यदि उसमें से एक धागा भी हमने खींच लिया तो उधड़ता ही जाता है, और पूरा, जैसे कहते हैं ना, पूरी मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। यदि एक धागा निकल गया तो पूरा जो कपड़ा है वही बिगड़ जाता है। तो वो एक धागे से बना हुआ होता है। तो दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई, इसमें दो सेट लेते हैं, इसमें एक धागे का सेट लेते हैं, और इन वस्त्रों का उपयोग पहनने के विविध वस्त्रों में उपयोग करते हैं। आगे देखिए, पहली ये जानना चाहती है कि आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंत्रों को सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? जो आपका जो नारियल होता है, जिसमें कि वो तंतु होते हैं, निकले हुए होते हैं, देखा भी होगा आपने। तो ये जानना चाह रही है क्या इनसे कोई कपड़ा वगैरह बनता है क्या, क्योंकि ये भी तो एक तंतु ही होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो या आपका कार्य है कि आप देखिए, ढूंढिए कि नारियल के तंतुओं से किस प्रकार के वस्त्र बनते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास है, इतिहास को जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? तो देखो फ्रेंड्स, आज का जो आधुनिक युग है, जिसमें हम जानते हैं कि हम तरह तरह के वस्त्रों को जान चुके हैं। सूती है, नायलॉन है, रेशमी है, कई प्रकार के वस्त्रों के नाम आप जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आप इन चीज़ों को काफ़ी टाइम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास क्या था, पहले के लोग क्या पहनते थे, कैसे इस चीज़ का आविष्कार हुआ, कैसे लोग इन सब चीज़ों को जान चुके हैं कि कपड़ा क्या है, कहाँ से आया, कैसे कैसे है, ये सब। तो इसके लिए इतिहास है कि वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, जिसको वल्क कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां और तन जंतुओं की चर्म समूर से अपने शरीर को ढकते थे, क्योंकि पहले ना तो संसाधन थे, ना ही समझ थी लोगों को।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, या तो वृक्षों की जो छाल होती है उसका जो भारी कवर होता है वृक्ष का, उसको निकाल लेते, या पत्तियां हैं उन पत्तियों से अपने शरीर को, क्योंकि कई पेड़ों की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उन पत्तियों से, या जंतु की जो चर्म होती है उसको हटा के उनसे अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ और घासों को बुनकर चटाइयाँ और डलियाँ बनाना सीखा। फिर जैसे जैसे हमारा जो विकास होना लगा, लोग आगे बढ़ने लगे, उनकी जैसे कि सोच बढ़ने लगी, घर वगैरह बनाने लगे, एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने जैसे ही पहल की, कृषि करने लगे, कृषि किया, पशुपालन किया, तो उन्होंने जैसे कृषि करना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो पतली पतली टहनियाँ आई उनसे छबड़ियाँ बनाना, डलियाँ बनाना, टोकरी, चटाइयाँ, कई सारी चीज़ें बनती हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। लताओं, जैसे कि इसको बेल भी बोलते हैं, लताओं जंतुओं की ऊन है, बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूरब में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। जो अपना जो भारत में जो पूर्व वाला हिस्सा है उसमें जो लोग हैं वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, क्योंकि गंगा नदी अपने भारत की सबसे इम्पोर्टेंट मान लो या हर तरीके से सर्वोपरि नदी है, क्योंकि एक आयात निर्यात, एक व्यवसाय, आर्थिक रूप से हमें एक देने का ही प्रयास किया है इस नदी ने। आप आगे जैसे कि सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में आप जानेंगे कि गंगा नदी के किनारे ही सर्वप्रथम ऐसे लोगों ने जो सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ है। लोगों ने जैसे कई प्रकार के व्यवसाय किए हैं, लोह वगैरह के व्यवसाय, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को मिलती है। और हमें भी जानने को मिला है कि गंगा नदी के पास रुई उगती थी और रुई से लोग वस्त्रों का निर्माण किया करते थे। आगे देखिए, फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्तुओं को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। तो मिस्र आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट देश था। इतिहास को जानने में मिस्र का नाम हर जगह आता है। तो जो मिस्र में जो नील नदी है उसके आसपास रुई और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस टाइम लोगों को। देखो फ्रेंड्स, उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, जो पिछले जो टाइम के इतिहास की बात है, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम नहीं आता था, बस जो भी मिलता उसे अपने शरीर को सिर्फ ढक लेते थे। तो सिलाई करना बाद में हुआ है। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों के वस्त्रों से आच्छादित कर लेते। आच्छादित का मतलब ढक लेते। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। जैसे जैसे सुई का आविष्कार किया तो लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना स्टार्ट किया। मतलब वस्त्र तो बनाना सीख गए, लेकिन वस्त्रों को आपस में जोड़ना, मोड़ना, किस तरह से शेप देना, आजकल तो देखो कितने कितने डिज़ाइन के कपड़े आने लग गए। तो ये सब इनकी मेहरबानी है। इन आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सी विविधताएं आ गई। परंतु क्या आश्चर्यजनक बात नहीं कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन को अत्यधिक विविधता मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने जाना जैसे भोजन के विभिन्न जैसे फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर था वो भोजन से रिलेटेड था, जिसमें हमने ये जाना जैसे भोजन है वो अत्यधिक विविधता है। भोजन में अत्यधिक विविधता उसी प्रकार वस्त्रों में भी है, पहने जाने वाले वस्त्रों में, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। साउथ में जाओगे तो आपको एक अलग पहनावा मिलेगा, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग और बीचों बीच में अलग। तो अलग अलग पहनावा है। उसी प्रकार वस्त्रों का निर्माण हुआ है, वस्त्रों के प्रकार अलग है, उनसे किस प्रकार के वस्त्र बनते हैं वो अलग है, और जो उनका माध्यम है तंतु प्राप्त होने का वो सेम ही है, बस उसको तरह तरह की चीज़ों में बना दिया इस मनुष्य ने।
तो देखो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ लिया और कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक वर्ड है रुई। रुई क्या होता है? रुई हमें पता चला कि रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है। वस्त्र किससे बनते हैं? वस्त्र तागे से बनते हैं। तंतु तंतु है वो हमें या तो पादपों से प्राप्त होते हैं या फिर जंतु से प्राप्त होते हैं या कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं। कताई कताई किसे कहते हैं? तो तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। बुनाई किसे कहते हैं? बुनाई होता है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तागों से वस्त्र। और तागा किसे कहते हैं? तो जो तंतु है, तंतु से तागा बनता है। आगे देखिए, वस्त्र सामग्री और वस्त्रों में विविधता होते हैं, जैसे कि सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर। तो जैसे कि सूती अलग है, रेशमी अलग है, ऊनी अलग है, पॉलिस्टर अलग है, उसी प्रकार वस्त्रों में भी विविधताएं होती हैं। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतु से बनाया जाता है। वस्त्र तागों से, तागे तंतुओं से, और तंतु हमें पादप या पौधों से, पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, और जबकि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, वो संश्लिष्ट है जिसको कृत्रिम रूप भी बोलते हैं। रुई और जूट तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये हम जान ही चुके हैं। और तागों से बुनाई दो प्रकार की जाती है जिन्हें वस्त्र कहते हैं। या तो दो धागों को सेट करके इस तरह की प्रोसेस बनती है, या फिर एक ही धागे से, जैसे स्वेटर है, मोजे हैं, वो बनते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो देखो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना है। एक वस्त्र है, वस्त्र कैसे बनता है, कैसे एक तंतु प्राप्त किया जाता है, इन सब चीज़ों को हमने जाना है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आप ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को। तो अगले वीडियो में जानेंगे सब चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच।